स्किल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सोम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स मतलब सोम का हम सिलेबस के बारे में जान चुके थे। दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 2 में पहला लेसन सोम का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहले लेसन का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये लेसन नंबर 1 है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला लेसन है, पहला लेसन में सबसे पहले जानेंगे कि संरचनात्मक यांत्रिकी यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं पहले क्या है। तो संरचनात्मक यांत्रिकी के अंतर्गत जो हमारा थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, संरचनात्मक यांत्रिकी के अंतर्गत हम किसी धरन पर भार या फिर बल फोर्स लगाने से उसकी कर्तन बल, शेयरिंग फोर्स एवं नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट में सामर्थ्य, धरन के भार के कारण विक्षेप डिफ्लेशन और ढलान स्लोप सहने की सामर्थ्य, पदार्थों में विकृति ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी को धारण करने की क्षमता, कॉलम व स्ट्रट तथा स्प्रिंग में भार व प्रतिबल और विक्षेप सहने की क्षमता तथा किसी खोल मतलब सेल या फिर वेसल आदि में अधिकतम प्रतिबल सहने की सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैकेनिक क्या होती है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मैकेनिक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी धरन मतलब जो बीम है, बीम पर जब भार या बल लगेगा, लोड लगे या फिर भार या फिर बल फोर्स लगे, लगाने से जब उस पे कोई बीम है हमारा, उस पे जब हमारा भार या फिर फोर्स या फिर बल कार्य करेगा तो उसके कर्तन बल, शेयरिंग फोर्स एवं नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट में सामर्थ्य हम पढ़ते हैं कि क्या होगा जब उस पे किसी बीम पे हम फोर्स या फिर भार लगाएंगे तो उससे जो परिवर्तन होगा शेयरिंग फोर्स एवं नमन आघूर्ण, उसके बारे में और उसके सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है दोस्तों स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। फिर देखते हैं धरन बीम के भार के कारण। दोस्तों बीम के भार के कारण पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे कि जब कोई बीम है उस पे भार या फिर फोर्स लगाने से उसके शेयरिंग फोर्स एवं बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर और क्या पढ़ते हैं, धरन के भार के कारण, धरन के भार के कारण विक्षेप और ढलान स्लोप सहने की सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, पदार्थों में विकृति ऊर्जा मतलब स्ट्रेन एनर्जी को धारण करने की क्षमता, कॉलम व स्ट्रट तथा स्प्रिंग में भार व प्रतिबल, विक्षेप सहने की क्षमता तथा किसी खोल, सेल या वेसल आदि में अधिकतम प्रतिबल सहने की सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी बीम है उस पे जब कोई भार या फोर्स लगेगा तो उससे क्या क्या शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, यह स्ट्रक्चर मैकेनिक। फिर क्या पढ़ेंगे, धरन के भार के कारण, धरन के भार के कारण, धरन का यानी बीम का जो खुद का भार होगा उससे जो विक्षेप होगा और या फिर ढलान सहने की सामर्थ्य होगी के बारे में पढ़ते हैं। फिर है पदार्थों में विकृति ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी, कॉलम व स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट तथा स्प्रिंग में भार व प्रतिबल, विक्षेप सहने की क्षमता, विक्षेप सहने की क्षमता तथा किसी खोल, सेल या फिर वेसल आदि में अधिकतम प्रतिबल सहने की सामर्थ्य का ज्ञान
प्राप्त करते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर मैकेनिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मैकेनिक के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब हम किसी बीम पे फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स या फिर भार लगाएंगे तो उसके कारण, फोर्स या फिर भार के कारण उसमें जो शेयरिंग फोर्स एवं बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, धरन के भार यानी धरन के स्वयं का जो भार होगा उसके कारण डिफ्लेशन और स्लोप सहने की सामर्थ्य क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर मैकेनिक में। फिर है पदार्थों में विकृति ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी को धारण करने की क्षमता कितनी होती, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉलम एवं स्टड तथा स्प्रिंग में भार व प्रतिबल, कॉलम या फिर स्टड तथा स्प्रिंग में भार व प्रतिबल, विक्षेप सहने की क्षमता तथा खींची, खोल या सेल आदि में अधिकतम प्रतिबल सहने की सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, मतलब हम संरचनात्मक यांत्रिकी किसे कहते हैं या संरचनात्मक यांत्रिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको संरचनात्मक यांत्रिकी क्या होता है समझ में आ गया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। पहले हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हम दोस्तों दूसरा टॉपिक जानेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण, जो हमारे बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस में दिया है। पहला है पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को हम किन किन वर्गों में जानेंगे, तो पदार्थों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। कोई ये निश्चित नहीं है कि कितने वर्गों में बांटा गया, हम इतना पढ़ रहे हैं कि पदार्थों को इतने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे पदार्थों का समान वर्गीकरण, जो पहला हम पढ़ेंगे पदार्थों का समान वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे पदार्थों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दूसरा। फिर तीसरा पढ़ेंगे औद्योगिक वर्गीकरण, मतलब औद्योगिक की दृष्टि से हम पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है उसके बारे में ये तीसरा हम पढ़ेंगे, औद्योगिक वर्गीकरण मतलब इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। फिर चौथा पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, चौथा पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ यूटिलिटी। और पांचवा पढ़ेंगे निर्माण विधि के आधार पर, किसके, निर्माण विधि के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। तो निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हम दूसरा टॉपिक जान रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण में हम निम्न भागों में बांटा गया है, इसके आधार पे पढ़ेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से भाग पे हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले पदार्थों का समान वर्गीकरण है, कितना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पदार्थों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा औद्योगिक वर्गीकरण, और चौथा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, और पांचवा पढ़ेंगे निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों स्टार्टअप करेंगे पदार्थों का समान वर्गीकरण, इनका विस्तार पूर्वक अब सब का। तो पदार्थों का वर्गीकरण में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला वर्गीकरण है पदार्थों का समान वर्गीकरण। तो पदार्थों का समान वर्गीकरण किसे में दो भागों में किया गया है। पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पदार्थों का वर्गीकरण में सबसे पहला हम पढ़ेंगे पदार्थों का समान वर्गीकरण, मतलब समान वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है पदार्थों को, उसके बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहले पदार्थों का समान वर्गीकरण में हम दो भागों में करते हैं। एक होता है धात्विक पदार्थ, एक होता है कौन सा, धात्विक पदार्थ, और दूसरा होता है अधात्विक पदार्थ होता है। फिर है इसको धात्विक पदार्थ कहते हैं मेटेलिक मटेरियल, और दूसरा कहते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल। इन सब का हम विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि पदार्थों का समान वर्गीकरण। तो पदार्थों के समान वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले धात्विक तथा दूसरा अधात्विक बांटा गया है।
फिर धात्विक को यानी मेटेलिक मटेरियल को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले लौह धातु और दूसरा अलौह धातु, मतलब फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल। ये है दोस्तों अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल। तो लौह धातु में कौन कौन से आते हैं? जैसे लोहा आता है, लोहा मतलब Fe। फिर दूसरे आते हैं अलौह धातु में तांबा आता है, एल्यूमिनियम आता है और जस्ता आता है। तो दोस्तों पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पदार्थों का समान वर्गीकरण। पदार्थों का समान वर्गीकरण में पदार्थ को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धात्विक पदार्थ तथा अधात्विक पदार्थ। फिर धात्विक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, लौह धातु तथा अलौह धातु। लौह धातु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे लोहा और इस्पात आता है। फिर अलौह धातु में हम तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता आते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक पदार्थों का समान वर्गीकरण है। पदार्थों को समान वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया है, धात्विक तथा अधात्विक। धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु के अंतर्गत लोहा, इस्पात आता है और अलौह धातु के अंतर्गत हमारा तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता आता है। फिर जो दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे गुणों के आधार पर वर्गीकरण। पहला हमने जाना पदार्थों का समान वर्गीकरण, अब हम दूसरा जानेंगे गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो गुणों के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण का हमें जो पढ़ना है वही इस सिलेबस में विस्तार पूर्वक दिया है। यांत्रिक गुण के क्या आता है? जैसे प्लास्टिक है, दृढ़ता गुणांक है इत्यादि आते हैं, उसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और सब जैसे प्रौद्योगिक गुण, ये सब हम सिर्फ संक्षिप्त पर से पढ़ेंगे। तो प्रौद्योगिक गुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है मशीन योग्यता, ढलाई योग्यता और तीसरा वेल्डन योग्यता आता है। फिर है ऊष्मीय गुण के अंतर्गत क्या आते हैं? ऊष्मीय गुण के अंतर्गत आते हैं थर्मल प्रो, तो ऊष्मीय क्षमता आता है। फिर ऊष्मीय चालकता आता है, कंडक्टिविटी और कैपेसिटी। ऊष्मीय प्रसार आता है, एक्सपेंशन आता है। और फिर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट आता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पदार्थों का समान वर्गीकरण देखा। पदार्थों का समान वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक तथा अधात्विक। फिर धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लौह धातु तथा अलौह धातु। लौह धातु के अंतर्गत लोहा और इस्पात आता है और अलौह धातु के अंतर्गत तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता आता है। फिर जब हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं गुणों के आधार पर वर्गीकरण, क्वालिटी क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत फिर तीन भागों में बांटा गया है। यांत्रिक गुण के अंतर्गत प्रत्यास्थता, इलास्टिक और इत्यादि आते हैं, इनका हम सिलेबस में है, इसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर है प्रौद्योगिक गुण के अंतर्गत मशीन योग्यता आता है, ढलाई योग्यता आता है और वेल्डन योग्यता आता है। और ऊष्मीय गुण के अंतर्गत ऊष्मीय क्षमता, ऊष्मीय चालकता और ऊष्मीय प्रसार और विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों हमने पदार्थों के वर्गीकरण में दो भाग तरह से पढ़ा। कौन कौन से? पदार्थों का समान वर्गीकरण और गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो अब हम पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल में अगला पढ़ेंगे हम औद्योगिक वर्गीकरण और फिर उपयोगिता वर्गीकरण और निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं औद्योगिक वर्गीकरण कैसे होता है। तो औद्योगिक वर्गीकरण के अंतर्गत ये है हल्की धातुएं, लाइट मेटल्स, और दूसरा है बेरिंग एलॉय, तीसरा है मिश्र कारक धातुएं, और चौथा है तांबा तथा उसकी मिश्र धातुएं, कॉपर और इट्स एलॉयज मेटल, और है लोहा तथा इस्पात, आयरन एंड स्टील। फिर है ताप सह पदार्थ, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो दोस्तों औद्योगिक का वर्गीकरण हमने जाना। औद्योगिक वर्गीकरण कौन कौन से हैं? हल्की धातुएं हैं, बेरिंग एलॉय है, मिश्र कारक धातुएं हैं, तांबा तथा उसकी
मिश्र धातुएं हैं। फिर है लोहा तथा इस्पात है और ताप सह पदार्थ है। अब देखते हैं उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? निम्न और उच्च ताप धातुएं, लो और हाई टेम्परेचर मेटल्स। फिर है उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, हाई स्ट्रेंथ मेटल्स। फिर है घिसाव रोधी धातुएं, वेयर रेजिस्टेंट मेटल्स। और फिर है संक्षारण तथा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं, कोरेजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मेटल्स। फिर है कमानी धातुएं, स्प्रिंग मेटल्स। ये हमारा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है। अब देखते हैं निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण। तो निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण हमारा है ढलाई योग धातुएं, फिर है मशीन योग धातुएं, और है फोर्जन योग धातुएं, और है फिर चूड़ धातु कर्म धातुएं। फिर अगला है शीत अथवा ऊष्म प्रक्रिया योग धातुएं, कोल्ड वर्किंग या फिर हॉट वर्किंग मेटल्स। तो दोस्तों हमने पदार्थों का वर्गीकरण में ये जाना औद्योगिक वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण और निर्माण प्रकार के आधार पर वर्गीकरण जाना। तो दोस्तों हमने पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का हमने निम्न आधार पर जाना। कौन कौन से आधार पर? दो हमने पहले जाना, और तीसरा ये है औद्योगिक वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण और निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो औद्योगिक वर्गीकरण हल्की धातुएं होता है, बेरिंग एलॉय और मिश्र कारक धातुएं, तांबा तथा उसकी मिश्र धातुएं, लोहा तथा इस्पात और ताप सह पदार्थ। उपयोगिता के आधार पर निम्न और उच्च ताप धातुएं, और फिर उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, घिसाव रोधी धातुएं और संक्षारण तथा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं। फिर है कमानी धातुएं। फिर है निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण में ढलाई योग धातुएं, मशीन योग धातुएं, फोर्जन योग धातुएं, चूड़ धातु कर्म धातुएं, और है फिर शीत अथवा ऊष्म प्रक्रिया योग धातुएं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम पदार्थों का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।